नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है पहचान पर फिर पॉलिटिक्स। जी हां, यूं तो शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन बात जब सियासत की हो तो नाम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर की पोस्ट को ही देख लीजिए। उन्होंने दुकानों पर नाम लिखने की अपील करते हुए कहा है कि जो नाम लिखेगा वही हिंदू है, नाम नहीं लिखने वाला हिंदू नहीं है। अब उनकी इस पोस्ट पर फिर नेम प्लेट को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रज्ञा और बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आदेश दे चुका है तो इस तरह की पोस्ट करने के क्या मायने हैं? क्या प्रज्ञा सिंह की इस पोस्ट से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? सवाल तो ये भी, क्या कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर भुना पाएगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से दुकानों पर नाम लिखे जाने की राजनीति ठंडी पड़ी थी, लेकिन अब इसे भोपाल से पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने फिर से हवा दे दी है। पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हिंदू व्यापारियों से अपील की है कि वो अपने प्रतिष्ठान दुकानों पर नाम लिखें। नाम लिखने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि देश आपका ही है। जो नाम लिखे वह हिंदू और जो नाम ना लिखे वह हिंदू नहीं, जिस पर अब सियासत गर्मा रही है। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है और आरोप लगाया कि बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती है। प्रज्ञा खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझ रही है। कांग्रेस ने तो इस पर कार्रवाई की मांग भी की है। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो हैं, वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानती हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ साफ आ चुका है कि देश नफरत को बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन नफरत फैलाने वाली प्रज्ञा सिंह अपने शब्दों से फिर से वैमनस्यता का माहौल, नफरत का माहौल बनाना चाहती हैं। सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरीके की जो सोच रखता है उसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ रूट पर दुकानदारों से नाम लिखने के आदेश दिए थे, जिसके बाद ऐसी ही मांग मध्य प्रदेश में होने लगी थी। उज्जैन में इसका खास असर भी दिखा था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के फैसले पर रोक लगा दी। हालांकि अब प्रज्ञा ने फिर मामले को गरमा दिया है। नेम प्लेट मामले में फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दरअसल इस मामले को कांग्रेस इसलिए भी उठा रही है ताकि वो ये साबित कर सके कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है। हालांकि कांग्रेस की ये रणनीति कितनी कामयाब होगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर के पोस्ट ने बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है। अब वो इस मामले को कैसे काउंटर करेंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता राजन सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता संतोष गौतम और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस पूछ रही है क्या प्रज्ञा ठाकुर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं? नफरत फैलाने की राजनीति करती है बीजेपी, हिंदू मुस्लिम कराकर इस तरह की बोल कर हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी का क्या कहना है इस पर? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये प्रज्ञा ठाकुर जी का अपना एक व्यक्तिगत बयान है जी, कि पार्टी की कोई अधिकृत गाइडलाइन नहीं है और ना ही मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार ने इस तरह का कोई अधिकृत रूप से आदेश जारी किया। एक बात ये है जो स्पष्ट है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की नीति करती रही। जब प्रज्ञा भारती का ट्वीट होता है तो ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम की बात होती है। जब दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मौलानाओं को पढ़ाना चाहिए, पैगंबर को पढ़ाना चाहिए, तब इनकी तुष्टीकरण की नीति नहीं लगती। तो कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की नीति करती रही है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सवाल है, जो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह का आदेश दिया नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नाम लिख रहा है, आप लिखते हैं ब्रजेश चौक से, मैं लिख रहा हूं राजेंद्र सिंह ठाकुर,
तिवारी जी लिख रहे हैं कि मैं प्रदीप तिवारी। तो आप स्वेच्छा से तो अपने नाम या अपने धर्म का उल्लेख कर सकते हैं, बिल्कुल। इस पे कोर्ट तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। कोर्ट की डेफिनेशन को समझना होगा कांग्रेसियों को कि कोर्ट ने ये कहा है कि इस तरह का आप बाध्यता का आदेश नहीं दे सकते कि आपको लगाना अनिवार्य है। लेकिन अगर कोई स्वेच्छा से लगा रहा है तो उसको रोकने के कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिए। तो तो गौतम मैं जी, समझता हूँ कि प्रज्ञा ठाकुर जी का जो ये व्यक्तिगत ट्वीट है, ये उनकी व्यक्तिगत मनोभावना हो सकती है। सभी जानते हैं कि वो हिंदूवादी नेता है। अगर उनको लगता है, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं, तो ये उनके व्यक्तिगत विचार तो ये हैं, उनके भारतीय व्यक्तिगत जनता विचार पार्टी हैं के गौतम जी। अधिकृत बयान और नहीं है, प्रज्ञा ना ठाकुर ही कोई ये भारतीय जनता पार्टी ठीक की है, प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार का कोई आदेश है। ठीक। तो गौतम जी, प्रज्ञा ठाकुर कोई सरकार तो है नहीं है, उन्होंने एक सलाह दी है, लोग लिखें। सरकार होती तो आप कहते हैं कि गलत आदेश है। सरकार ने तो आदेश दिया नहीं ना, केंद्र सरकार ने दिया ना राज्य सरकार ने दिया, तो फिर इसको इस तरह से क्यों देखना। और जब आपके नेता कहते हैं कि मौलाना को पढ़ाइए, यदि मस्जिद कोई नमाज पढ़िए थानों में जाकर, यदि हनुमान चालीसा हो रहा है, तो फिर वो भी गलत है, वो भी तुष्टिकरण की राजनीति है, जब आप उस पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए ब्रजेश जी, मैं तो चाहता था कि बहस जिन मुद्दों पर होना चाहिए वो मुद्दे कुछ और हैं, और वो मुद्दे हैं बेरोजगारी के भयंकर। जिस तरह से बेरोजगारी फैली हुई है, जिस तरह से महंगाई फैली हुई है, बहस अक्सर इन मुद्दों पर होना चाहिए। लेकिन मैं कहते तो यही है ना गौतम जी। ब्रजेश जी सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, आप मेरा सुन लीजिए ना, आप शुरुआत यहीं से करते हैं आपके तमाम प्रवक्ता। नहीं, लेकिन सुनिए, अभी आप सुन रहे थे ना, आपके प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया दी है, प्रतिक्रिया ही मत दो ना, इस पर प्रतिक्रिया ही मत दो तो चर्चा नहीं होगी। जब भी किसी के, आप राजन भाई आपकी बात हो गई है, आपके बीच में मैं नहीं बोला हूं, कृपया शांत रहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी किसी की प्रतिक्रिया मांगी जाएगी उनके सामने आईडी लगाकर, तो प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देश में और भी जरूरी मुद्दे हैं। क्या मध्य प्रदेश में सारे जरूरी मुद्दे खत्म हो गए? बेरोजगारी खत्म हो गई है, सड़कों की बदहाल हालत जो इस बारिश में हमको देखने के लिए आ रही है जगह जगह पर, वो सब खत्म हो गए। और प्रज्ञा ठाकुर जिन्होंने ट्वीट किया है, दरअसल उनका व्यक्तिगत मामला ये भी मैं मानता हूं, वो इस बात से फ्रस्ट्रेशन में है कि उनको टिकट नहीं दिया गया इस बार भोपाल से, उनका टिकट काट दिया गया। तो एक ऐसी जो आतंकवाद की आरोपी है, तो आप भी तो उनकी राजनीति चमका रहे हो। यदि कांग्रेस कोई प्रतिक्रिया ना दे गौतम जी, तो राजनीति ना चमके। चलिए, आप ही कह रहे हैं कि वो हाशिए पर धकेल दी गई हैं, टिकट नहीं मिला, इस वजह से ट्वीट कर रही हैं, तो प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए ना देते ना चर्चा होती। आप प्रतिक्रिया सुन लीजिए, पहली बात, आप प्रतिक्रिया मांग रहे हैं इसलिए प्रतिक्रिया दे रहा हूं। मैं आमंत्रित हुआ हूं, मैं खुद आगे होकर ट्वीट करके आप विरोध कर रहे हैं चैनल पे, आपने मुझे प्रतिक्रिया मांगी इसलिए मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं। सुन लीजिए पहली बात, और मेरी बात में डिस्टर्ब नहीं करें क्योंकि आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं अपनी बात कहने का हकदार हूं यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से प्रज्ञा ठाकुर हाशिए पर धकेल दी गई भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, तो लाइमलाइट में आने के लिए वो इस प्रकार के बयान दे रही है। और उनके बयानों का इसलिए मतलब नहीं है कि वो खुद नाम छुपाकर मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी रही हैं, और नाम छुपाकर इसलिए कि उनके उस कृत्य से हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़कते, इसलिए वो मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी थी, शामिल थी। और कर्नल पुरोहित के साथ मिलकर जो उन्होंने घिनौना कृत्य किया था इस देश के भीतर, और जिस प्रकार से शहीद करकरे का अपमान किया था, शहीद करकरे को उन्होंने क्या नहीं कहा, तो ऐसे प्रज्ञा ठाकुर हो चुकी है। आप तमाम बयान लाओगे, गोडसे के बयान लाओगे, करकरे का बयान लाओगे, क्यों नहीं लाएंगे? क्यों नहीं लाएंगे? आप बार-बार अगर इन विषयों पर डिबेट कराएंगे तो करकरे भी आएंगे, गोडसे भी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का काला इतिहास भी आएगा, देश की आजादी के आंदोलन में इनका इतिहास आएगा, प्रज्ञा ठाकुर का काला इतिहास आएगा। निश्चित ही सारे गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे अगर इस प्रकार की बातें दोबारा होंगी। क्या प्रज्ञा ठाकुर कोर्ट के ऊपर आरोपियों पे बात नहीं करोगे आप? जो आतंकवादियों के साथ फोटो खिंचाते हो उनकी बात नहीं करोगे? एबीवीपी का सबसे बड़ा आतंकवादी का सम्मान देने वाले दिग्विजय सिंह से बोलना सक्सेना की बात कर रहे हैं, जो आतंकवादियों का ऐसा ही कि जासूसी में तो पकड़ा गया था। अजीत डोभाल के साथ अभी आपके विपिन पानखेड़े को सजा सुनाइए कोर्ट में। अजीत डोभाल का लड़का पाकिस्तान के एक व्यापारी के साथ मिलकर हथियारों की सौदागरी कर रहे हैं वहां पर, और आप देश के बड़े लोगों ने जवानी खाई है, भारत में घुस आया है, जमीन खाली नहीं करवा पा रहे हो। चीन में गाँव में तो मौलाना को जी लगाते हैं, सम्मान देते हैं आतंकवादियों को, उन पे भी बात कीजिए। हम लोग वो नहीं है, संतोष जी, आपने जिक्र किया कि उन्होंने नाथूराम गोडसे का जिक्र किया था, करकरे का जिक्र किया था, तो आपको पता है पार्टी ने कार्रवाई की थी उन पर?
रक्षा समिति है, छोड़िए ना, संसद की, मोदी जी उसमें की से हटा कार्रवाई की दिया मैं था। उनको दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। आपने दिग्विजय सिंह मोदी पे जी क्या ने उनका कार्रवाई कार्रवाई की? की? आपने सांसद दिग्विजय सिंह पे क्या का कार्रवाई की? उनको पता था कि इस बार मुझसे दोबारा जीत नहीं सकती अरे भोपाल टिकट नहीं से। दिया, तो और क्या जीत और कार्रवाई हार की? का जो आकलन किया उसके आधार पर उनका टिकट काटा गया। क्या कार्रवाई करी? टिकट काट दिया, कार्रवाई और की क्या मोदी जी करें? ने? क्या नहीं, फांसी नहीं, पे लटका दें किसी को? खुलकर जो खड़ी है, जो गोडसे को राष्ट्रपिता से बड़ा अरे तो बताती है, वही जो तो मैंने कहा शहीद आपसे, करके तब का कार्रवाई अपमान कर दी करती थी है, ना। ऐसी नेता के ऊपर यदि मोदी जी आप ने सिर्फ क्या उस कार्रवाई बयान की का है? ही जिक्र कर रहे हैं तो ये भी जिक्र एक कीजिए मिनट, कि उनको विजय कार्रवाई भाई, कर दी विजय भाई, थी, विजय एक भाई। सत्र में उपस्थिति पर रोक लगा दी थी, रक्षा समिति की सदस्य थी, वहां से हटा दिया था उनको, प्रधानमंत्री ने विजय खेद भाई, जताया एक था। चीज और अगर बताइए, किसी ने राष्ट्रपिता का अपमान किया है, अगर कोई गोडसे अरे के भाई साथ खड़ा कार्रवाई है, हो तो गई ये ना, कार्रवाई खेद जता काफी दिया है। मैं व्यक्तिगत। बता देना अरे तो चाहता हूं, चिदम्बरम ने जो भारतीय कहा, जनता पार्टी की सैम ऐसी पित्रोदा ने जो कहा, कार्रवाई की देखिए क्या? उस पर जाएंगे आप संतोष जी, तो सैम पित्रोदा ने संतोष क्या जी, ये कहा, बताएं, जब दिग्विजय सिंह चिदम्बरम ने ने क्या कहा, आतंकवादी को सब आ धमकी जाएंगे। दिया, आपके किसी नेता ने मुंह खोला? अरे मोदी जी ने कैसी तो बातें बोल कर रहे हैं आप? आपके किसी नेता में हिम्मत थी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मौलाना जिंदा की दिग्विजय मजार सिंह पर के बिना खिलाफ बताए बोल चले सके। जाने वालों, नवाज शरीफ के घर बिना बुलाए बिरयानी अरे खाने वाले लोगों, आतंकियों के आज तक देशभक्ति का सम्मान के पाठ साथ पढ़ाने फोटो सीखने की खिंचाने जरूरत वाले है। के खिलाफ जिन्होंने कोई देश के बोलती है। आजादी के आंदोलन में गद्दारी की, जो आरएसएस के लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, क्या अरे हम सिर्फ गौतम जी, देशभक्ति का पाठ सीखने गौतम की जी, जरूरत है हमको उनसे? गौतम जी, हम उस स्वतंत्रता थोड़ी सभ्यता से बात करें। मैं आपसे ये जानना संतोष जी, शब्दों की थोड़ी मर्यादा रखें प्लीज, इस तरह से मत बोलिए। चलिए, नहीं, शब्दों की नहीं। मर्यादा मैं तो रख रहा तलवे हूं। चाटना शब्दों की मर्यादा का जो पाठ आप पढ़ा रहे नहीं, हो, तो फिर भारतीय जो जनता पार्टी के पाकिस्तान प्रवक्ता जाके को पढ़ाया कहते कीजिए। हैं, जो पाकिस्तान आपका जाके एक तरफा कहते आदेश हैं मुझ कि पर नहीं तख्ता पलट चलेगा। करवा दीजिए, आपने सरकार बदलवा दीजिए, पाकिस्तान से मदद मांगते हैं हिंदुस्तान की सरकार गिराने के लिए, ब्रजेश फिर उनको क्या कहेंगे आप? ब्रजेश इस तरह के चौकसे शब्दों का जी, प्रयोग करेंगे? नहीं गौतम जी, ब्रजेश चौकसे जी, सुन लीजिए ब्रजेश चौकसे जी, नहीं किसी जब के बारे में, ब्रजेश मैं की किसी के जनता बारे में आपको शब्दों का आपके इस चैनल तरह पर का देखती है, इस्तेमाल सुन मत लीजिए। करिए कि आप जब अपने आप देश में मध्य प्रदेश चुनाव, की देश की जनता जब सरकार आपको बदलने के लिए आपके चैनल पर पाकिस्तान से देखती है, मदद तो आपसे मांगे। निष्पक्ष होने की उम्मीद रखती है। ये नहीं कि आप भारतीय नहीं जनता नहीं, ये पार्टी गलत, नहीं तो आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी मत करिए ना कि कोई तलवे चाट रहा है, कोई वो कर रहा है, इस तरह के शब्दों का निश्चित रूप से हम तो इस्तेमाल कहेंगे मत करिए, तलवे तो प्लीज। चाटते थे। चलिए मैं वो दोनों सावरकर कौन था जो लौट 60 रहा हूँ, महीने दोस्त- की पेंशन लेता था लौट रहा हूँ, अंग्रेजों से? दोनों के वो पास कौन लौट था रहा हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ठीक। जिसने कहा था कि 1942 में अरे भारत उसी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी मजदूर क्रांतिकारियों का, ऐसे राजनीतिक दल के तारीफ लोगों करती से थी हमको राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, सिक्के दंगे के आरोप राष्ट्रपिता की सबका हत्या और मिठाइयां बांटने वाले संगठन के लोगों से हमको राष्ट्रभक्ति की सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। हम उस राजनीतिक दल के लोग हैं जिनके लोग इस देश में शहीद हो गए, जिन्होंने कारावास भोगे हैं, उन्होंने अंग्रेजों से माफिया नहीं मांगी गौतम कभी। जी, राजन जी, हाँ? चलिए, जिन्होंने माफी मैं- मांगी थी उनकी तारीफ भी इंदिरा गांधी ने की थी, तब की परिस्थितियां अलग थी, ठीक है प्रदीप जी, भारतीय जनता लेकिन पार्टी के प्रवक्ता द्वितीय हो, तो आपको तो ये याद होगा कि इंदिरा संतोष ने क्या जी, कहा था कि संतोष सरदार जी, पटेल आ रहा हूँ, ने दूसरे दौर में आ रहा हूँ, याद नहीं दूसरे दौर आएगा। में इस आपके तरह इतिहास में ये भी बताइए कि सरदार एक एक पटेल ने करके बोलिए गोलवलकर को प्लीज, पत्र लिखे थे। अरे एक एक करके बोलिए प्लीज। प्रदीप जी, क्या प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर इतनी सियासत होनी चाहिए जिससे बीजेपी किनारा कर चुकी है, और प्रज्ञा ठाकुर ने ये बयान क्यों दिया? क्या वो सुर्खियां बटोरना चाहती है? देखिए, प्रज्ञा ठाकुर पूर्व सांसद रही हैं, बीजेपी की बड़ी लीडर रही है, और दूसरी बात यह है देखो हिंदूवादी विचारधारा की वो है। इस समय कांवड़ियों का एक सैलाब चल रहा है, पूरे देश में सावन का महीना है, तो जिस तरीके से आप देखें उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा उठा था कि नेम प्लेट सभी दुकानदारों को कह दिया गया है नेम प्लेट लगाएं लोग, और नेचुरली है आप देखें ब्रजेश जी, तो आप अगर इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो जब भी किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे वो दुकान का हो चाहे किसी संस्था का हो, उसका नाम और एड्रेस उसको ये अनिवार्य रूप से कहा जाता है श्रम विभाग से या रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट से कि आप इसको अपने दुकान के सामने या अपने संस्थान के सामने इसको रखें। आप ये देखें कि जब वार्ड क्रमांक में मकानों का रोल नंबरिंग होता है तो उसमें भी मकान नंबर और मकान मालिक का नाम अंकित किया जाता है। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि उस स्वाभाविक प्रक्रिया को प्रज्ञा ठाकुर ने और हमने देखा भी है तिवारी जी कि कई है। दुकानदार अपना नाम लिखते भी हैं, ये कहीं आपने भी पढ़ा होगा कई बार बोर्ड पर, तो फिर इस पर आपत्ति क्यों हो रही है, इस पर सियासत क्यों हो रही है तिवारी जी? जी, तो मुझे ये लगता है कि इसमें सियासत की आवश्यकता नहीं है। कारण देखिए क्या है, आप अभी जब आप किसी दुकानदार में जाए, कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है या नहीं खाता है, अगर उसको शुद्ध भोजन चाहिए तो वो ये चाहता है कि ऐसे लोगों के उसमें जाए जिसमें हमको शुद्ध भोजन ने कहा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कि आप वेज नॉन वेज लिखिए, दुकानदार का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, दुकानदार का नाम नहीं लिखिए, लेकिन ये तो लेकिन किसी को रोक भी नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते। ये तो सरकार ने प्रावधान किया हुआ
रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस सरकार, उसमें रजिस्ट्रेशन में ये पूरा नियम है कि आप अपना नाम और दुकान का नाम ये दोनों आप वहां चस्पा करेंगे, तब तो पता चल पाएगा। नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन व्यक्ति किस तरह का काम कर रहा है, दुकान के पीछे क्या हो रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं हमको दी जा रही है। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें किसी तरह का असंतोष नहीं व्यक्त होना चाहिए। मुझे लगता है किसी भी तरह पार्टी की सियासत भी नहीं होना चाहिए संतोष जी इस पर। जिस तरह दुकान पे नाम लिखे जाते हैं, यदि मैं दुकानदार हूं अपना नाम लिख दूं तो क्या बुराई है? घर पे भी तो अपना नाम लिखते हैं, पता लिखते हैं। नहीं कोई बुराई नहीं है। यदि प्रज्ञा ठाकुर ने बोल दिया लिख दीजिए अपना नाम, जिसको लिखना होगा लिखेगा, नहीं लिखना होगा नहीं लिखेगा। कोई बात नहीं। नहीं, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। और प्रज्ञा ठाकुर जी को एक सुझाव ब्रजेश जी मेरी तरफ से दीजिएगा कि देश का जो सबसे बड़ा बूचड़ खाना है जिसे स्लॉटर हाउस कहते हैं, उसका नाम है अल कबीर स्लॉटर हाउस। वो तेलंगाना के मेडक जिले में है और उसको चलाता है सतीश सबरवाल। तो उनको कहिए कि वो अल कबीर के नाम से नहीं चलाए, वो सतीश सबरवाल के नाम से चलाइए। मेरी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रज्ञा ठाकुर का अनुरोध कीजिएगा आप कि सतीश सबरवाल को कहिए कि अल कबीर की जगह लिखे सतीश सबरवाल स्लॉटर हाउस। अगर ये परिवर्तन पहले दिन से शुरू हो जाएगा तो मैं समझता हूं देश में एक स्वागत योग्य कदम होगा और सभी फिर उसका आदर करेंगे इस फैसले का। क्योंकि सतीश सबरवाल जो स्लॉटर हाउस चलाते हैं वो आज से नहीं चल रहा है, बरसों से चल रहा है, अल कबीर के नाम से चल रहा है। उनको कहिए कि अपनी पहचान को छुपाइए मत। यदि आप वहां पर बीफ काट रहे हैं तो कहिए कि सतीश सबरवाल द्वारा बीफ काटा जा रहा है। ये प्रज्ञा ठाकुर को भी सिखाने की आवश्यकता है। तो सबके लिए कह रही है ना, किसी एक सतीश मैं तो राजी हूं, मैं तो कह रहा हूं करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वो बदल देंगे तो बाकी के लोगों को बदलने में कोई सियासत नहीं। चौकसे जी सुन लीजिए, कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लगाना जरूरी नहीं है नाम, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई स्वेच्छा से लगाता है हमें कोई आपत्ति नहीं है। बात उठी है कि प्रज्ञा ठाकुर ने ताजा बयान दिया है तो उनको ये कहिए कि सबसे पहले सतीश सबरवाल अल कबीर की जगह लिखे सतीश सबरवाल स्लॉटर हाउस। इसके बाद प्रज्ञा ठाकुर की बात में ज्यादा वजन नजर आएगा, वजन नजर आएगा, फिर कांग्रेस उसका विरोध भी नहीं करेगी। ये कहना चाह रहे हैं हम क्यों करेंगे? बिल्कुल लिखना चाहिए ना, सबको लिखना है। देखिए संविधान के हिसाब से सब बराबर है और इसलिए संविधान के हिसाब से नागरिकता में लोग भी इस तरह से लिख रहे हैं तो उनको भी सलाह दीजिए कि सही चीज लिखें। मैं संतोष भाई की इस बात से सहमत हूं कि अगर स्वेच्छा से कोई लिखना चाह रहा है तो उसमें प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। पर एक चीज और ब्रजेश जी, जो अभी पहले संतोष जी बोल रहे थे कि बयानों को लेकर कि किसने क्या कर दी, मैं जानना चाहता हूँ ताजा तमिलनाडु के एक मंत्री ने कहा है कि राम का अस्तित्व नहीं था, राम को नहीं पूजा जाना चाहिए, जो इंडी गठबंधन का सहयोगी दल है। क्या इंडी गठबंधन की किसी एक नेता ने कहा कि नहीं राम हमारे आराध्य है? आप इस तरह का बयान देके हजारों करोड़ों हिंदुओं के सनातनियों की भावना को आहत नहीं कर सकते, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान चुकी राम के अस्तित्व को, जब तो राम मंदिर बना है। लेकिन तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ किसी एक कांग्रेसी का मुंह नहीं खुल पाया है। संतोष जी बयान देते हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे कि आप विरोध करिए तमिलनाडु के मंत्री का। बता दूं, आप बोलिए ऐसे व्यक्ति को बाहर किया जाना चाहिए। उसके बाद बोलूंगा कि तो संतोष जी अच्छा कड़वा कड़वा थू ब्रजेश जी, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन जैसे आपने उनको सुना वैसे भी मुझे सुन लो। मोदी की जो सरकार मैंने पूरा सुना था आपको साहब, तब उनके पास गया हूँ। सुन लीजिए, 2014 से 2019 तक का जो मोदी जी का पहला कार्यकाल था उसके अंदर सरकार ने ये फाइंडिंग्स निकाली कि जो राम सेतु उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो आरके सिंह से मोदी सुन लीजिए मोदी सरकार के पहले मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। अगर आपको तथ्य नहीं पता हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेना हो, अगर किताबों का अध्ययन नहीं हो, तथ्यों का अध्ययन नहीं है तो कृपया करके बहस मत आया कीजिए। सुन लीजिए पहली बात, आरके सिंह जो हिंदू आतंकवाद शब्द सबसे पहले लाए मोदी सरकार में, राज्य मंत्री थे पहली सरकार में, तो उस आरके सिंह के ऊपर क्या कार्रवाई की मोदी जी ने? काल्पनिक बताया उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? और अयोध्या हारने के बाद मोदी जी ने खुद जय श्री राम जय जगन्नाथ बोला। मोदी जी पर क्या कार्रवाई करी? मोदी की पार्टी के तमाम लोगों ने कहा कि अयोध्या के लोग एहसान फरामोश हैं, तो उस अयोध्या की जनता के ऊपर जिन्होंने सोशल मीडिया का जमाना है, कौन क्या बोल रहा है, किस पर कैसे रोक लगा सकते हैं? क्या कार्रवाई करेंगे मोदी जी? उन्होंने कहा कि अयोध्या के लोग एहसान फरामोश हैं, हम वहां से कुछ भी नहीं खरीदेंगे जो भी आएंगे वहां से। उन लोगों पर क्या कार्रवाई की? दिग्विजय सिंह का बयान, भोपाल के सिमी एनकाउंटर के राजन जी, चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर प्रज्ञा ठाकुर का ये बयान है और ये उनकी निजी राय है, पार्टी इससे किनारा कर चुकी है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता भी तमाम तरह के इस तरह के बयान देते हैं तो उनकी पार्टी किनारा कर जाती है। लेकिन इस पर सियासत क्यों? और तमाम मुद्दे हैं प्रदेश में, देश में, लेकिन इस पर सियासत इसलिए होती है, शायद राजनेता भी कुछ समझदार हैं और वो इस तरह के बयान दे देते हैं ताकि उनकी
बातें या उनके बयान सुर्खियों बटोरने लगे और वो चर्चा में बने रहें। शायद यही प्रज्ञा ठाकुर का एक मंशा रही होगी जिसकी वजह से इस पर चर्चा करना पड़ी। बहरहाल मुद्दा तो है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।